नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एलपी CBT2 एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपका 1-2 नंबर का आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों, हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पड़ेगा। वन लिनियर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के समूह को थायरिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से? थायरिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर पीवर लिखा है कि पावर है, ठीक है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों को उच्च वोल्टता एवं उच्च धारा युक्त इलेक्ट्रॉनिक युक्ति भी कहा जाता है, यानी कि ये हाई वोल्टेज और हाई करंट पर वर्क करते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए नाम है इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ अधिकतर जो है सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, क्योंकि सिलिकॉन से बनी युक्तियाँ जो है अधिक तापमान पर अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं तथा सिलिकॉन की स्विचन गति जो है वो उच्च होती है, यानी कि जो स्विचिंग स्पीड होती है ना ऑन ऑफ करने की, वो उच्च होती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, पावर थायरिस्टर का। दोस्तों जो पेपर हुआ था अभी 2 दिन पहले, जो है जो RRB जेई का हुआ था, रेलवे जेई का हुआ था, उसमें भी जो है फ्रेंड्स यहाँ से जो UJT हुआ, BJT हुआ, जो मासफेट हुआ, पावर मासफेट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है बढ़िया, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पावर थायरिस्टर का उपयोग नियंत्रित रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, SCR भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके दोस्तों PDF के लिए मैं इसको लास्ट में बात करूंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, पावर थायरिस्टर टर्न ऑन विशेषता रखती है, पावर थायरिस्टर टर्न ऑन विशेषता रखती है, अर्थात इसे बाह्य वोल्टेज अथवा करंट से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसे? इसको जो है बाह्य वोल्टेज अथवा करंट से नियंत्रित किया जाता है। SCR के 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, याद रखिएगा यही तीनों टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड और गेट। यदि SCR जो है सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम से बनाई जाए तो इसके लिए रूम तापमान पर अल्फा का मान, अल्फा क्या है, इसको हम बोलते हैं धारा लाभ बोलते हैं, धारा करंट गेन बोलते हैं। अल्फा का मान 0.5 के बराबर होता है, जिसके कारण यह रूम तापमान पर बिना वोल्टेज लगाए यह युक्ति ऑन हो जाती है। दोस्तों ध्यान से देख लेना आप कि मतलब अगर जो है हम सिलिकॉन की जगह इसको जर्मेनियम से बनाएं तो जो रूम टेम्परेचर पर जो अल्फा का मान है ना, वो 0.5 के बराबर होता है, जिससे अगर क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पर जो है बिना वोल्टेज लगाए जो है यह युक्ति ऑन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। SCR दोस्तों एक जो है यूनिलेटरल युक्ति होती है, यानी कि एक दिशा युक्ति होती है, यानी कि धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में करती है, विपरीत दिशा में नहीं करती है, ठीक है। SCR में 4 परत तथा 3 जंक्शन होते हैं, याद रखिएगा। SCR में जो है 4 लेयर होते हैं, लेकिन जंक्शन 3 होते हैं, ठीक है। जब SCR ऑफ स्टेज में रहता है, जब बंद अवस्था में रहता है, तब इसमें लीकेज धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा? लीकेज धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। SCR को चालन अवस्था में बनाए रखने के लिए निरंतर बेस धारा की आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों अगर आपको जो है SCR को वर्किंग कंडीशन में रखना है तो आपको जो है बेस करंट इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, निरंतर, वो भी कंटिन्यूस जो है बेस धारा इसको देना पड़ेगा, ठीक है। SCR में 2 PN संधियाँ होती हैं, 2 PN संधियाँ होती हैं। SCR को गेट टर्मिनल से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो SCR होता है उसको जो है जो 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और गेट, तो इसको जो है गेट टर्मिनल से जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा SCR के बारे में। आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए, पावर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड जो है, पावर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा। पावर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की अपेक्षा बहुत जो है अधिक होती है, परंतु इसकी वोल्टता एवं धारा रेटिंग थायरिस्टर की अपेक्षा कम होती है। लेकिन दोस्तों जो वोल्टता और जो धारा रेटिंग होती है वो थायरिस्टर की अपेक्षा कम होती है। पावर ट्रांजिस्टर में 4 परत 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल क्रमशः अमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। जो पावर ट्रांजिस्टर होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। और SCR में कौन कौन सा था दोस्तों? उसमें था एनोड, कैथोड और गेट, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है ना। इसमें अमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो लिखा गया था, यहाँ पे 3 जो है 3 यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3 देखते हैं कहाँ गया था, इसमें दिया गया था एनोड। देखिए यहाँ पे SCR के 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाले देखिए पॉइंट, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, ठीक है ना। पावर यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन से यहाँ पे थे? देखिए एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। पावर ट्रांजिस्टर में N+ परत की सांद्रता सर्वाधिक एवं N- परत की सांद्रता सबसे कम होती है, याद रखिएगा। N+ की परत जो है, तो ये N+ जिस पर लिखा होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो सर्वाधिक होती है, और N- वाले की सांद्रता सबसे कम होती है। N- परत को, N- परत को कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन भी कहा जाता है।
यूपीएस एसी पावर सप्लाई प्रदान करता है। याद रखिएगा, जो यूपीएस होता है ना वो एसी पावर सप्लाई प्रदान करता है। यूपीएस में बैटरी चार्जर किट का कार्य एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। यूपीएस प्रणाली में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल लिखा मतलब अनइंटरप्टेबल लिखा मतलब इसका मतलब याद रखिएगा क्या होता है, अनइंटरप्टेड होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग सप्लाई लाइन की वोल्टेज में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है और डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक करने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है फील्ड रेगुलेटर के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, अगर आधार गति से कम करना है तो वोल्टेज में परिवर्तन किया जाएगा और अगर जो आधार गति से अधिक करना है उसकी स्पीड तो फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? रीजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा। और याद रखिएगा, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति और घूर्णन दिशा के अलावा बलाघूर्ण भी नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि रीजनरेटिव डीसी ड्राइव मोटर के द्वारा गति और घूर्णन दिशा के अलावा बलाघूर्ण भी जो टार्क होता है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। और नॉन जनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है नॉन रिजनरेटिव डीसी ड्राइव के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब जो है हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक ना। ये इसके बाद जो है घरेलू विद्युत उपकरण भी है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन आइए पर हम थर्मल पावर प्लांट को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको बना दिया हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब लिखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका अलावा नहीं बना है, तो इसको भी मैं बना दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक ना। आइए थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये भी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर पीडीएफ की बात करें दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम पर मतलब इस पर जो है मतलब 9889792600 पर आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है फ्रेंड्स। मात्र 25 रुपये में आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड आपको मैं दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट यहाँ पे वन लिनियर पॉइंट्स लिखा है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या है कि भारत में तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब 110 से 170 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। भारत में तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब 110 से 170 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तापीय शक्ति संयंत्रों की जो दक्षता होती है वो 25% से 30% तक होती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आएगा ना ये क्वेश्चन कि बताइए कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, देखिए इसमें दिया कि 25 से 30% होती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें ना तो 29% होती है। याद रखिएगा 29% ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। एक सामान्य आकार के तापीय शक्ति स्टेशन में विद्युत शक्ति 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट पर जनरेट की जाती है। तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए औसत जो है 3 से 4 एकड़ भूमि प्रति मेगावाट क्षमता के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों ये जो पॉइंट लिखा है ना, 3 से 4 एकड़ भूमि प्रति मेगावाट क्षमता के लिए आवश्यक होती है, ये आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे बुक देखे लेकिन किसी में भी ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए लाया हूँ PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र के भाग देखते हैं दोस्तों। पहला जो भाग है कोल हैंडलिंग संयंत्र। इसका कार्य क्या है कि बॉयलर भट्ठी को कोयला प्रदान करना होता है। नाम यह कोल हैंडलिंग संयंत्र। इसका कार्य बॉयलर भट्ठी को कोयला प्रदान करना होता है, ठीक है ना। आइए आगे हम देखते हैं दोस्तों। एक 200 मेगावाट केंद्र को, दोस्तों ये भी पॉइंट आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। एक 200 मेगावाट केंद्र को 2000 टन कोयले की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः 200 मेगावाट वाले शक्ति संयंत्र के लिए कोयला संग्रहण संयंत्र की क्षमता 1.25 मिलियन टन होती है, यानी कि 1.25 मिलियन टन होती है, ठीक है। चूर्णन संयंत्र क्या होता है? चूर्णन संयंत्र, इसके द्वारा ईंधन दहन की दर नियंत्रित की जाती है। इसके द्वारा बॉयलर को ठंडे मौसम में भी शीघ्र चालू किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ड्राफ्ट फैन। इसका क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? बॉयलर में दहन क्रिया के लिए यानी कंबशन प्रोसेस के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति ड्राफ्ट फैन के द्वारा की जाती है। तो एक दोस्तों ये एक जो नाम लिखा गया ना, चूर्णन संयंत्र ड्राफ्ट फैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका कार्य पूछेगा आपसे। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक बंद बर्तन है जिसमें पानी दाब पर भाप में बदला जाता है, ठीक है। बॉयलर की अधिकतम जो क्षमता है 3600 किलोग्राम प्रति घंटा हो सकती है। याद रखिएगा 3600 kg प्रति घंटा। राख संभाल यंत्र, इसमें काफ़ी मात्रा में राख होती है। यह कोयला जलने पर 10 से 20% होती है। याद रखिएगा
टरबाइन दोस्तों क्या होता है, देखिए जो वाष्प टरबाइन है ये वाष्प ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जो प्रत्यावर्तक को चलाती है, यानी कि अल्टरनेटर को चलाती है। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टरबाइन का निर्माण विभिन्न आकार में लगभग दोस्तों देखिए गिनती इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख हार्स पावर या इससे अधिक के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। टरबाइन की मानक गति जो है, स्टैंडर्ड जो इसका स्पीड है 3000 आरपीएम तथा 150 आरपीएम होती है टरबाइन की। ठीक है ना, अल्टरनेटर की नहीं बात कर रहा है, टरबाइन की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, टरबाइन की चाल को स्थिर, ये टरबाइन दोस्तों घूमता है दोस्तों। ठीक ना, देखिए टरबाइन की चाल को स्थिर रखने के लिए नियामक यानी कि गवर्नर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए जो एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें जो रोटर लगा होता है ना, जो टरबाइन लगा होता है, उससे पानी जब गिरता है तब वो घूमता है। ठीक ना, उसकी स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो ये थर्मल पावर प्लांट है ना, इसमें जो हम रोटर प्रयोग करते हैं, इसका जो एक्सियल लेंथ होता है वो अधिक होता है, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है, उसका डायमीटर का जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत तेज स्पीड में घूमता है। ठीक है ना, तो इसकी 3000 आरपीएम से 1500 आरपीएम होती है। ठीक है, तो टरबाइन दोस्तों 2 प्रकार की होती है, आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग यानी कि इम्पल्स टरबाइन और प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों मित्ति प्रयोजक क्या होता है, मित्ति प्रयोजक क्या होता है, इसे बोलते हैं इकोनोमाइजर बोलते हैं शायद। ठीक ना, तो इसके उपयोग से कोयले की बचत होती है। ठीक ना, मित्ति प्रयोजक से। और उसके बाद है शीतलन टावर। ठीक है ना, यानी कि कूलिंग टावर बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है, तापीय संयंत्रों से निकलने वाले पानी की बूंदों को ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको देखा होगा, मतलब फोटो में देखा होगा, असल में भी आप देखे होंगे, कोई मतलब कुछ लोग देखे होंगे दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई मतलब थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, जहाँ पर जो है मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जो है टावर लगा रहता है, उस ऊपर से जो है सफ़ेद कलर का भाप निकलता रहता है। आप देखेंगे ना, वो दोस्तों भाप होता है, मतलब पानी होता है वो। ठीक है ना, भाप के रूप में निकलता है, उसमें ठंडा किया जाता है पानी को। ठीक है, जो बॉयलर में पानी भेजा जाता है, जब बॉयलर मतलब जब गर्म हो जाता है ना, तो उसमें जब भाप बनता है ऐसे कंडेंसर के लिए, तो वाला भाप होता है, उसको ठंडा करके फिर से पानी में बनाया जाता है, फिर उसको जो है बॉयलर में भेजा जाता है। ठीक है, देखिए शीतलन बुर्जों में भाप के कारण जो है पानी की हानि 2% से 5% तक होती है। ठीक है ना, वायु प्रतितापक यानी कि एयर प्री हीटर फ्लू गैसों से कुछ ऊष्मा को अलग करता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन रैंकाइन चक्र के आधार पर होता है। याद रखिए दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला का दहन और शक्ति उत्पादन होता है वो रैंकाइन चक्र के आधार पर होता है। ये पूछता है दोस्तों कि कौन सा साइकिल होता है, तो रैंकाइन साइकिल होता है, याद रखिएगा थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है ना, तो हमने इस वीडियो में दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, और जो हमने पढ़ लिया क्या, तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी में। देखिए यहाँ पे शक्ति उत्पादन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आइए कुछ शक्ति उत्पादन के बारे में भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये पूरा बहुत इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम जो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेंगे, पूरा खत्म कर दो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है ना, तो इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। इसके PDF के लिए दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 9889792600 ठीक है ना, मात्र 25 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग डिस्काउंट दे देते हैं, 21 रुपये मात्र भेज देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।